ओके गाइस, सो यहाँ पे हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था, ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, इस टाइम पे ये बैटल ऑफ बक्सर का हुआ था। ठीक है, सो इसकी ही बात करते हैं हम। एंड इसमें क्या हुआ था कि इसका रीज़न क्या था, पहले इस बैटल ऑफ बक्सर का रीज़न बताती हूँ। ठीक है, पहले बैकग्राउंड आप जान लीजिए क्या है। तो मतलब मेनली रीज़न क्या था कि ठीक है, इस पे जब मीर जाफ़र जो था, ठीक है यार, सॉरी फॉर द डिले गाइस। इसमें मतलब क्या था कि जो इसके पहले जो वॉर हुआ था हमारा, एक बैटल ऑफ प्लासी। सो बैटल ऑफ प्लासी के होने के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ। सो बैटल ऑफ कहीं ना कहीं बैकग्राउंड वही है। ठीक है, सो पहले वो हुआ जिसमें सिराजुद्दौला थे, एंड देन उसके जिसमें मीर जाफ़र ने उनको धोखा दिया था। ना कि सिर्फ मीर जाफ़र ने, बल्कि मानिक चंद ने, अमीर चंद और जगत सेठ, खादिम खान। ठीक है, तो इन लोगों ने इनको जो थे कहीं ना कहीं विक्ट्री साबित हुए थे सिराजुद्दौला के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या था कि वेट अ सेकेंड, तो जो मतलब वही कि हाँ ठीक है फाइन। सो जो मीर जाफ़र थे, इनके अंडर में पूरे 50,000 आर्मी के लोग थे। ठीक है, बट स्टिल इनके साथ इन्होंने जो है ब्रिटिश के साथ हाथ मिला लिया था। तो इस वजह से क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला जो थे वो बैटल ऑफ प्लासी में हार गए थे। ठीक है, तो जब वो बैटल ऑफ प्लासी में हार गए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया बंगाल का। एंड फिर उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो गवर्नर जनरल बन गए, वो गवर्नर बन गए बंगाल के। ठीक है, एंड फिर उसके बाद इंग्लिश कंपनी जो थी ना, उसको कहीं ना कहीं बहुत ही अनडिस्प्यूटेड राइट दे दिए गए फ्री ट्रेड करने का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लेकर के। ठीक है, एंड जो कंपनी थी उसको ज़मींदारी का राइट मिल गया, लाइक रिगार्डिंग 24 परगनास जो कि नियर कलकत्ता थे। तो ये हुआ। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि मीर जाफ़र जो थे उन्होंने पेड किया था लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एज अ पर्सनल प्रेजेंट टू क्लाइव, और कंपनसेशन भी दिया था कंपनीज़ के लॉसेस जो हुए थे ना उसके रिगार्डिंग। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जितने भी फ्रेंच सेटलमेंट थे बंगाल में वो सारे के सारे सरेंडर कर दिए गए थे कंपनी को। ठीक है, तो जितने भी फ्रेंच सेटलमेंट थे वो बंगाल में जितने भी फ्रेंच सेटलमेंट थे वो सारे के सारे कर दिए गए थे, कंपनी को सरेंडर कर दिए गए थे। देन जो प्लासी का वॉर हुआ उसकी जो सिग्निफिकेंस थी क्या थी कि प्लासी की वॉर की सिग्निफिकेंस ये थी कि ये जो था ना, ये पहला किंग मेकर बना बंगाल में, ब्रिटिश को बना दिया। ठीक है, तो ब्रिटिश जो हुआ वो एक किंग मेकर बन गया बंगाल में। एंड बैटल ऑफ प्लासी जो था वो एक पहला पॉलिटिकल विक्ट्री था इंग्लिश का इंडिया में। एंड मीर जाफ़र जो थे वो अपॉइंट हुए थे एज नवाब बाय द ब्रिटिश, जिन्होंने कहीं ना कहीं रियल पावर दिखाया था कि अब जो है रियल पावर किसके हाथ में रहेगी, कंपनी के हाथ में। मीर जाफ़र को बस एक नवाब बना दिया गया था कठपुतली की तरह, बट जो रियल पावर रहेगा वो कंपनी के हाथ में रहेगा। और क्या हुआ था कि ये चेंज इन द पोजीशन भी हुआ था, कंपनी के पोजीशन में चेंज हुआ था कि बिफोर प्लासी क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी थी। लेकिन प्लासी वॉर के होने के बाद कंपनी जो होती है स्टैब्लिश कर लेती है अपनी मोनोपोली बंगाल के ऊपर, बंगाल के सारे ट्रेड के ऊपर। एंड फ्रेंच और डच की कंपनीज़ को क्या कर देती है, एकदम तरीके से गायब कर देती है। एंड रिसोर्सेज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल आ जाते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाते हैं। विक्ट्री जो मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ऑफ प्लासी में, तो उसने सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज बंगाल के वो इंग्लिश के कंट्रोल में दे दिए थे, इंग्लिश के हाथों में चला गया था इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये बैटल ऑफ प्लासी के होने की वजह से। ठीक है, तो ये हुआ। मतलब यहाँ पे जब सिग्निफिकेंस बोले कि बैटल ऑफ प्लासी का क्या था, तो आप सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ मतलब दोनों साइड देखेंगे। ठीक है,
कि कहाँ क्या सिग्निफिकेंस मिला हमारे आई मीन इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, या फिर नवाब बनने में भी मीर जाफ़र को हेल्प हुआ, वो भी आप लिखेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल रहेंगे, ये नहीं कि आप देखेंगे कि ठीक है। तो सिग्निफिकेंस जो है मतलब जो हुआ और जो चीज़ें फ़ायदा हुई इस पार्टी को इस पार्टी को, तो वो चीज़ आप इसमें लिखेंगे। ठीक है। देन बैटल ऑफ बक्सर की बात मैं करूँ तो उसमें क्या था, तो मीर जाफ़र अब जब बन गए हैं तो अब क्या हुआ कि अब मीर जाफ़र से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सारा काम करवाएगी। ठीक है। अब बैटल ऑफ प्लासी के होने के बाद मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया था, ठीक है, लाइक 1757 में। ठीक है, ओके। एंड देन फिर क्या होता कि वो कहीं ना कहीं मीर जाफ़र जो था उसको कुछ लोग जो थे, कुछ जमींदार या कुछ सोल्जर्स जो थे, वो इसको एज अ नवाब नहीं मानते थे। एंड इन एडिशन क्या हुआ था कि नवाब जो होते वो फेल हुए। ठीक है, ये जो नवाब था मीर जाफ़र, कहीं ना कहीं विद टाइम ग्रो डिमांड जो है कंपनी की ग्रो कर रही थी, फाइनेंस को लेकर के, ट्रेड प्रिविलेजेस को लेकर के, तो ये अब उन सब चीज़ों को फुलफ़िल नहीं करना चाह रहा था, फुलफ़िल करने में कहीं ना कहीं असक्षम हो रहा था। ठीक है, तो नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उसके सारे फाइनेंस चले जा रहे थे, सारे वेल्थ चले जा रहे थे। तो अब क्या हुआ कि मीर जाफ़र जो था प्ले किया एक रोल ऑफ कहीं ना कहीं क्लाइव का जयकाल की तरह, मतलब जयकाल वो बोलते हैं ना, आई थिंक भेड़िया टाइप जो होते हैं, मतलब कि किसी को शिकार करना हो तो बस अपना मोहरा फेंको ऐसा। तो ये क्लाइव का एक मोहरा की तरह था जिसका यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पे ये थे। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या होता है कि जल्दी ही क्या होता है कि अब ये इंग्लिश के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने लग जाता है, अगेंस्ट जाने के ट्राई करता है। एंड वो स्टार्ट कर देता है, मतलब अब कंस्पायरेसी कहीं ना कहीं करना चालू कर देता है डच के साथ मिल करके, ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे कि इंट्रीग करना चालू कर देता है, या स्टार्टेड कंस्पायरिंग सी विद द डच अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, सो बट क्या होता है कि इंग्लिश जो होती है ना, डच के थ्रेट को ख़त्म कर देती है। ठीक है, वाइप आउट कर देती है डच के थ्रेट को। किस तरीके से, क्योंकि उनको ना बैटल ऑफ बिदारा में हरा देती है। ठीक है, तो बैटल ऑफ बिदारा में हरा देती है। ये बैटल ऑफ बिदारा कब हुआ होता है कि ये हुआ होता है हमारा, हाँ ठीक है। सो जो बैटल ऑफ बिदारा हुआ होता है, ये हाँ, तो ठीक है, बैटल ऑफ बिदारा जो हुआ होता है वो हुआ होता है लाइक 1759 में। ठीक है, सो बैटल ऑफ बिदारा 1759 में हुआ था। ठीक है, 1759 में बैटल ऑफ बिदारा हुआ होता है। देन फिर क्या होता है कि जिससे हम बैटल ऑफ इसी बैटल ऑफ बिदारा को बैटल ऑफ चिंसूरा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बैटल ऑफ, इसे ही हम बैटल ऑफ चिंसूरा भी कहते हैं। ठीक है, सो ये है चिंसूरा भी इसे कहते हैं। ठीक है, एंड या फिर बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं। एंड इसे जो हम बिदारा को हम इस तरह से भी लिखते हैं, बिदेरा। ठीक है, सो इस तरह से भी लिखते हैं। एंड देन फिर क्या होता है कि ये जो हुआ था, ये बैटल ऑफ बिदारा जो हुआ था, ये किसके बीच में लड़ी गई थी, तो ये जो हुई थी, ये मीर जाफ़र, एक तरफ थे मीर जाफ़र, ठीक है, और डच, और बिटवीन किसके बीच में हुई थी, अगेंस्ट थी सॉरी, और दूसरी तरफ थे कौन, ये कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी या कह लो इंग्लिश। ठीक है, सो इंग्लिश कह लो या ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो, फाइन। देन फिर क्या होता है कि इसमें रिज़ल्ट क्या आया था कि ये हुआ था कि कॉन्सिक्वेंसेस इसके, आई मीन रिजल्टेंट में क्या हुआ था कि यहाँ पे ब्रिटिश की जीत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश ही वही जीते थे। ठीक है, कौन जीता था, ब्रिटिश ही जीते थे। ओके, ब्रिटिश वोन हुआ था। ठीक है, इस बैटल ऑफ बिदारा में एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि अब रिप्लेस करेंगे मीर जाफ़र को विद अदर रूलर, जिन्होंने कहीं ना कहीं कंपनी के नीड को मीट किया है और लॉयल रहे हैं। ठीक है,
तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि अब मीर जाफ़र को विथ अदर रूलर्स से रिप्लेस करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी को नीड को पूरा किए हैं और कंपनी के प्रति लॉयल रहे हैं। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि मीर जाफ़र अब हमारी बातें नहीं मान रहे और जो हमारी डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है, तो उसको हटाने का इन्होंने सोच लिया। तब क्या होता है कि इसीलिए वंशी तात जो होते हैं ना, वो क्लाइव को, ठीक है, विद टाइम क्या होता है कि वंशी तात आते हैं क्लाइव को सक्सेस करके। ठीक है, क्लाइव को हटने के बाद ये आते हैं, ठीक है, इनको इन्होंने सक्सीड किया एंड देन फिर क्या होता है कि सक्सेसफुली रिमूव किया मीर जाफ़र को वंशी तात ने। और मीर कासिम जो थे, ठीक है, सन इन लॉ थे मीर जाफ़र के। सन इन लॉ मतलब क्या बोलते हैं उसकी, आई थिंक दामाद। ठीक है, तो मीर जाफ़र के जो दामाद थे मीर कासिम, ठीक है, जो मीर कासिम, अब यहाँ पे किसको बनाते हैं, मीर कासिम को बना देते हैं। ओके, सो अब बनते हैं मीर कासिम, जो कि सन इन लॉ होते हैं मीर जाफ़र के नवाब। ठीक है, अब उनको बना दिया जाता है और इन दिस वे ऐसा कह सकते हैं कि मीर जाफ़र ने कहीं ना कहीं वही पाया जो उन्होंने बोया था। ठीक है, बिकॉज़ वो जो थे उन्होंने बिट्रे किया था सिराजुद्दौला के साथ, तो इसलिए अब इनको भी बिट्रेयल ही देखने को मिला और मीर कासिम को बना दिया गया। ठीक है, सो ये हुआ। देन मीर कासिम की बात करें तो अब क्या है कि यहाँ पे जो मीर कासिम थे, जिनको हम इत्माद उद्दौला भी कहते हैं। ठीक है, इत्माद उद्दौला भी इन्हें कहते हैं, इत्माद उद्दौला। ओके, सो इत्माद उद्दौला भी इन्हें कहते हैं। ओके, सो ये भी कहते हैं। तो ये करीब करीब अब हम टाइम पीरियड आ गए हैं लाइक 1760 में। ठीक है, अब यहाँ पे 1760 से लेकर के 1764 के बीच के ड्यूरेशन की हम बात करेंगे तो क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो आफ्टर कमिंग टू द थ्रोन, मीर कासिम जो होता है ना, ज़मींदारी ऑफ बुर्दवान। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें जब इनको मीर कासिम को बना दिया जाता है नवाब बंगाल का, तो इनको बुर्दवान, ओके, सो इनको क्या दी जाती है, ज़मींदारी ग्रांट की जाती है, ज़मींदारी का अधिकार दिया जाता है। बुर्दवान ये एक प्लेस है। ओके, फिर चित्तगोंग, ओके, चित्तगोंग करके एक प्लेस है, फाइन। एंड देन मिदनापुर है। ओके, देन मिदनापुर लेकर के प्लेस है। सो इन सारे प्लेसेस को लेकर के अब यहाँ पे क्या होता है, इन तीनों प्लेस को लेकर के ज़मींदारी का राइट इनको ग्रांट किया जाता है। ठीक है, मतलब दे दिया जाता है। ओके, सो दे दिया गया, जिसके लिए ग्रांटेड मतलब क्या होता है कि आफ्टर कमिंग टू थ्रोन मीर कासिम ग्रांटेड ज़मींदारी ऑफ ये बुर्दवान, चित्तगोंग एंड मिदनापुर। इसका अधिकार ज़मींदारी को लेकर के ग्रांट किया। जब हम किसी चीज़ को ग्रांट करते हैं ना, मतलब आपको उस रिगार्डिंग आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो जब इन्होंने इंग्लिश को मतलब ये ग्रांट किया, मतलब इन्होंने इस चीज़ को इन तीनों प्लेस से रिगार्डिंग राइट दिए, ज़मींदारी राइट दिए, तो ब्रिटिश को इसके बदले में कुछ पे नहीं करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिश ने ही इन्हें जो है नवाब बंगाल बनाया था, इसलिए ये यहाँ पे आ गए। ठीक है, इन्होंने फ्री में दे दिया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, तो इन्होंने प्रॉमिस किया कि ये कंपनी को हाफ ऑफ द शेयर देंगे। ठीक है, प्रॉमिस किया कि हाफ ऑफ ये जो है हाफ ऑफ द शेयर देंगे। ठीक है, प्रॉमिस किया कि हाफ ऑफ द शेयर देंगे। किस चीज़ का हाफ ऑफ द शेयर देंगे, चूनम ट्रेड का, सिलेट के साथ जो चूनम ट्रेड करते थे, ये होगा कोई पदार्थ होगा। ठीक है, तो चूनम का ट्रेड करते थे सिलेट के साथ। ओके, सिलेट एक प्लेस है, उसके साथ ये करते थे। तो जो भी ट्रेड करते तो उसका शेयर देते आधा इंग्लिश को, एंड हैविली कहीं ना कहीं और हैविली ब्राइव किया। तो ऐसा कहा जाता है कि मीर कासिम जो थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खिलाए इंग्लिश ऑफिसर को। ठीक है, हैविली ब्राइव्ड किया। ठीक है, ब्राइव किया हैविली, वो भी। ठीक है, सो इनके लिए ये टर्म यूज़ होता है कि हैविली इन्होंने पैसे खिलाए थे किसको, इंग्लिश ऑफिशियल को, ठीक है, एंड या फिर इंग्लिश ऑफिसर। ठीक है, सो उन्हें खिलाए थे। ठीक है, फाइन। एंड देन फिर क्या होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो थे मीर कासिम ने ओके
ये तो ओके गाइस, आई नो कि वॉइस बहुत ज़्यादा होती है मेरे साइड में। जब भी मैं कुछ क्रिएट करती हूँ तब तो और ज़्यादा ही पता नहीं क्यों नॉइस आने लगती है। सो और वैसे भी ये आप लोगों का ना एक काइंड ऑफ एग्ज़ाम है समझो कि ठीक है, बिकॉज जब बहुत सारे आपके आसपास वॉइस हो रहे हो और तब भी आप फोकस में है तो वही एक असली वो एक असली पावर थी, रियल पावर आपकी वही है। तो आप लोगों को भी ना ऐसे ही बनना है, जब आपके पास फोकस होता है ना तो आप कितनी भी वॉइस हो आप रिमेन कर जाते हैं उस टाइम पे भी। सो अब देखते हैं कि इन्होंने क्या हुआ था कि ये जो थे मीर कासिम ने शिफ्ट किया था कैपिटल को मुर्शिदाबाद से। ओके, कहाँ से? मुर्शिदाबाद से। कहाँ से शिफ्ट किया था? मुर्शिदाबाद से कहाँ पे? मोंगियार, ठीक है, टू मोंगियार। सो ये प्लेस का नाम है मोंगियार, जो कि कहाँ था? बिहार में। ओके, सो ये कहाँ था? बिहार में था। ओके फाइन। देन किस लिए किया? ताकि वो इन्फ्लुएंस को कम कर सके कंपनी का इन द कोर्ट ऑफ नवाब, ठीक है, जो खुद का इनका कोर्ट था उसमें कंपनी का इन्फ्लुएंस कम कर सके, इसलिए इन्होंने मोंगियार अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया। किसने? मीर कासिम ने। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के भी साथ रीशफल किया था एंड मेन ऑफ हीज चॉइस को अपॉइंट किया था, ठीक है। ये तो मीर कासिम से भी ज़्यादा चालाक निकले। ये इन्होंने ब्रिटिश को खिलाया पिलाया वो एक अलग बात है, बट उसके बाद इन्होंने अपना सब कुछ करना चालू कर दिया था। क्या किया इन्होंने कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को लेकर के हाँ, उस चीज़ को इन्होंने अपने तरीके से चलाने का स्टार्ट किया, ठीक है। सो ब्यूरोक्रेसी में झोल झाल के इन्होंने मतलब कि उसको चेंजेस लाए, मैनेज किया, एडजस्ट किया, रिसफल किया, अपॉइंट किया ऐसे इंसान को जिसको वो चाहते थे। एंड नवाब जो थे कहीं ना कहीं अपने आर्मी को भी मॉडर्नाइज करने की डिमांड किया अलॉन्ग द यूरोपियन लाइन्स, ठीक है। एंड प्रिपरेशन तो किया गया ताकि इस्टेब्लिश कर सके एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन्स का। तो गन्स को लेकर के बहुत सारे गन्स को बना सके, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन्स को इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? वहीं बिहार में मोंगियार पे, ठीक है। सो बिहार के मोंगियार में ही इन्होंने ऐसा किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ठीक है, नवाब जो थे इन्होंने ऑर्डर किया द डिसमिसल। इन्होंने ऑर्डर किया कि उन लोगों को हटा दिया जाए जो कहीं ना कहीं लॉयल है टुवर्ड्स अ कंपनी के प्रति, जिसमें नाम था राम नारायण, ठीक है, जिसमें नाम था किसका? राम नारायण का नाम था, और जो कि एक डिप्टी गवर्नर थे बंगाल के। सो ये क्या थे? डिप्टी गवर्नर बंगाल के थे। सो ठीक है, सो डिप्टी गवर्नर थे बंगाल के, तो इन्हें ऐसा देखने को मिला। अब यहाँ पे क्या होता है कि मिसयूज़ होता है दस्तक का। अब यहाँ पे जो मिसयूज़ हो रहा था दस्तक का बाय सर्वेंट ऑफ द कंपनी फॉर प्राइवेट ट्रेड, उसने कहीं ना कहीं एक टेंशन क्रिएट किया बिटवीन नवाब एंड बंगाल। सो दस्तक को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम आई, और सो बिटवीन नवाब एंड इंग्लिश के बीच में प्रॉब्लम आई, ठीक है। सो अब क्या होता है कि यहाँ पे मीर कासिम ने समझ गया कि कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है या अर्न करना चाहती है, चाहती नहीं है, कर ही रही है एट द एक्सपेंस ऑफ रॉयल ट्रेजरी। सारी जितनी भी इसकी रॉयल ट्रेजरी है वो खाली होते जा रहा है, और वहाँ वो जा कर है वो ब्रिटिश के पास जा रहा है, ठीक है, इंग्लिश के पास जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इशू करते हैं ग्रांट्स का, जो किया होता है इन्होंने ट्रेड प्रिविलेज का इंग्लिश को किया होता है, कहीं ना कहीं इसने कुछ भी स्पेस नहीं रखा था कि जहाँ से इंडियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो है अपनी बिजनेस को सस्टेनेबली रन कर सके। तो जो थे सारे पैसे इन्हीं के पास जा रहे थे, कहीं से भी कोई मौका नहीं था कि जहाँ से इवन अच्छे से अपनी लाइफ को गुजर बसर कर सके, बिजनेस चला सके इंडियन के मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। तो अब क्या होता है कि इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए इन्होंने मतलब मीर कासिम जो थे ही मेट, ठीक है, इन्होंने ये किससे मिले? ये मिले वॉरेन हेस्टिंग्स से, ठीक है। चुप रहो मम्मी। सो ये क्या होता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स से मिलते हैं, ओके, ये मिलते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स से, ओके, ये वॉरेन हेस्टिंग्स से मिलते हैं। अब जब ये वॉरेन हेस्टिंग्स से मिले एंड देन फिर क्या होता है कि वंशी ताज से भी मिले, ओके, ये वंशी ताज से भी मिले, ओके,
वंशितार्थ से भी मिले, जो कि मेंबर थे कलकत्ता काउंसिल के। ये दोनों ही क्या थे कि कलकत्ता काउंसिल के मेंबर थे। ओके, क्या थे? मेंबर ऑफ कलकत्ता, ठीक है। तो मेंबर ऑफ कलकत्ता काउंसिल के थे। ओके फाइन, ये मेंबर थे कलकत्ता काउंसिल के। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब ये मेंबर थे कलकत्ता काउंसिल के, यहाँ पे होता क्या है कि ठीक है फाइन, सो इन्होंने इस कंसर्न को स्पेशली रिलेटेड टू प्राइवेट ट्रेड, कंपनी के सर्वेंट्स को लेकर के जो कर रहे थे, कंपनी के सर्वेंट प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, दस्तक का ऐसे वो लोग कुछ पे नहीं करते थे ड्यूटी, और बस मिसयूज़ कर रहे थे दस्तक का। अब यहाँ पे क्या होता है, तो ऑल्दो बोथ ऑफ देम अश्योर्ड कि नवाब को अश्योरेंस दिया उन्होंने किस चीज़ को हम हटाएंगे, बट इनके इस प्रपोजल को काउंसिल ने रिजेक्ट किया, बट द काउंसिल रिजेक्टेड द प्रपोजल। ठीक है, ये दोनों जो पर्सन थे, वॉरेन हेस्टिंग, वंशितार्थ, ठीक है। सो ये जो दोनों पर्सन थे, इन्होंने इनको अश्योरेंस तो दिया, ठीक है, अश्योरेंस दिया, ठीक है। वो कहता है ना कि किसी को बस ऐसे सांत्वना दे देना, तो इन्होंने जो था इनको बस वही किया, ठीक है। ओके फाइन, सो अश्योरेंस दे दिया कि हाँ इस चीज़ को हटाएंगे, सही करेंगे, बट जो काउंसिल थी, ओवरऑल काउंसिल थी, उसने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया, ठीक है, प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन रिस्पॉन्स मीर कासिम ने अबॉलिश कर दिया। अब मीर कासिम ने क्या किया कि अबॉलिश कर दिया सारे के सारे आइलैंड ड्यूटीज़, ठीक है, अबॉलिश कर दिया। क्या किया मीर कासिम ने? अबॉलिश कर दिया सारे के सारे ऑल आइलैंड को लेकर के जितनी भी ड्यूटीज़ लगाई थी इन्होंने, सो उस चीज़ को हटा दिया, आइलैंड ड्यूटीज़, टू ब्रिंग द इंडियन मर्चेंट्स एट पार विद द इंग्लिश, ताकि क्या कर सके इंग्लिश के साथ इंडियन मर्चेंट्स को भी इक्वल पोजीशन में ला सके, इक्वलिटी ला सके। इसलिए अब एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि वॉर जो होता है वो बिटवीन मीर कासिम एंड कंपनी के बीच हो जाता है। अब मीर कासिम जो है वहाँ यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं इन सीरीज़ ऑफ वॉर अगेंस्ट द इंग्लिश। सो यही जो होता है ना, ये यहाँ पे क्या होता है कि यही हमारा जो है बैटल ऑफ बक्सर होता है। ओके, बैटल ऑफ बक्सर यही होता है, जो इसकी कहानी थी ये मैंने आपको बता दी। अब फिर क्या होता है कि जब बैटल आफ्टर हीज डिफीट, जब ये हार जाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश या इंग्लिश कह लो, तो ये क्या होता है कि ही फ्लेड टू अवध एंड वो अवध भाग करके जाते हैं, ठीक, और वहाँ पे एक अलायंस करते हैं शुजा-उद-दौला एंड शाह आलम II, जो कि फ्यूजिटिव मुग़ल एम्परर होते हैं। अभी ये स्टोरी चली रही है, ओके, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। तो अब ये भाग के जाते हैं अवध, वहाँ पे एक अलायंस बनाते हैं शुजा-उद-दौला के साथ में, और जो कि नवाब अवध होते हैं, एंड शाह आलम II, जो कि एक भागे हुए मुग़ल एम्परर कहे जाते हैं, शाह आलम II। अब क्या कहते हैं, इंग्लिश आर्मी जो होते हैं, मेजर मुनरो जो थे उस टाइम पे, मेजर मुनरो इंग्लिश की आर्मी को लीड कर रहे थे, ठीक है। छोटे मोटे मतलब SSC वगैरह वाले एग्ज़ाम में फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा पूछता है, तो उसमें पूछ सकता है, इसलिए मेजर मुनरो इंग्लिश आर्मी को लीड कर रहे थे। ओके, क्या नाम था कि मेजर, ओके, इनका नाम था मेजर मुनरो, ठीक है, जो कि लीड कर रहे थे इंग्लिश आर्मी को। अब क्या होता है, इंग्लिश के फोर्सेस ने डिफीट कर दिया था कंबाइंड फोर्सेस, तीनों राजा के कंबाइंड फोर्सेस, जो कि हमारे शुजा-उद-दौला, मीर कासिम, शाह आलम II थे, उनके कंबाइंड फोर्सेस मिला करके भी इन तीनों लोगों के जो जितनी फोर्सेस थी, उन सारी फोर्सेस मिल करके भी इंग्लिश को नहीं हरा पाई, ठीक है। सो इंग्लिश ने हरा दी, एक अकेली इंग्लिश फोर्स इन तीनों के फोर्सेस को हरा दिया। अब क्या होता है कि इसीलिए ये जो वॉर था इस्टेब्लिश किया ब्रिटिश को एज अ मास्टर ऑफ द बंगाल रीजन, एंड अवध को इनके मतलब ऐसा बोलते हैं ना, अवध को हमने छोड़ दिया, ऐसे हमारी दया दिखा करके ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। सो ऐसे दया दिखा करके इन्होंने अवध को छोड़ दिया, ओके। सो अपनी बस मर्सी पे छोड़ दिया, एंड अवध वॉज प्लेस एट देयर मर्सी। अब उनके दया और रहमो करम पे पलेगी, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। सो ये जो था ये हमारा मतलब एक्चुअल स्टोरी था बैटल ऑफ बक्सर का, जो कि मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से, ठीक है।
सो ये जो बैटल ऑफ बक्सर था, इस तरह से मैंने बता दिया। एंड ओके, ये पूरी स्टोरी थी इसकी। एंड देन इसके बाद क्या होता है कंसिक्वेंसेस में, इसमें क्या होता है, लेट्स सी कि कंसिक्वेंसेस में क्या होता है। कि अब यहाँ पे क्या होता है कंसिक्वेंसेस में, ठीक है, जो रियल पावर होता है बंगाल का वो ट्रांसफ़र हो जाता है इंग्लिश कंपनी के हाथों में चला जाता है। ये प्राइमरी चेंजेस हैं। एंड देन रॉबर्ट क्लाइव जो होता है, ठीक है, जो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो होता है वो, ओके, इसकी बात करें तो ये क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो होता है वो अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड किया जाता है उसको एज अ गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ ऑफ बंगाल फॉर द पीरियड ऑफ 1765, जो कि 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर, 1765 से लेकर के 67 तक, ठीक है, यानी कितने साल, 3 साल के लिए, ठीक है, ये आई मीन 2 साल के लिए यहाँ पे मान लो, ठीक है। सो यहाँ पर 2 साल के लिए ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, फाइन। सो रॉबर्ट क्लाइव को एज अ कमांडर इन चीफ, जो कि पावर पूरी रखे चीफ आर्मी वगैरह में एंड फोर्सेस को लेकर के, और गवर्नर भी बना। अब यहाँ पे क्या होता है सेटलमेंट विद द नवाब ऑफ बंगाल के साथ कैसे सेटलमेंट हुआ, तो मीर जाफ़र को अगेन गद्दी पर बैठाया गया आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफ़र। अब क्या होता है कि 1765 में उसका माइनर सन, उसका छोटा बेटा जो कि 18 साल की उम्र भी नहीं हुआ था उसका, नाज़िम-उद-दौला जिसका नाम था, नाज़िम-उद-दौला जिसका नाम था, उसको अपॉइंट किया गया एज अ नवाब ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। अब क्या होता है कि नवाब को ठीक है, सो जो ये लड़का था इनका बेटा नाज़िम-उद-दौला, उसका अपॉइंट किया गया नवाब ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। अब फॉलोइंग कंडीशन क्या थी वो देख लेते हैं हम, कि नवाब जो है वुड नीड टू सरेंडर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। नवाब को कहा गया हम आपको गद्दी पे बिठाएंगे, हम आपको नवाब बनाएंगे, बट आपको सरेंडर करना पड़ेगा जो भी आपका डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, हमारे हाथों में, कंपनी के हाथों में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के क्या हुआ कि नाइब सूबेदार जो थे, ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के अगर हम बात करें तो उसमें क्या चेंजेस हुआ, ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, ठीक है, यहाँ पे ये क्या था नाइब, नाइब वेट, सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। क्या ही डिस्टर्बेंस, मतलब रियल फोकस भी वही होता है यार, मतलब जो आप लोगों के बीच में बहुत सारी आवाज़ हो रही है बट स्टिल आप पढ़ पा रहे हैं, स्टिल अपना फोकस मेंटेन किए हुए हैं, तो वही एक असली पढ़ाई है। और नहीं तो शांति में तो एक पागल इंसान भी पढ़ने लग जाए, ठीक है। रियल फोकस वही है, रियल पावर आपका वही है जब आसपास लोग आपके बहुत शोर करें बट आप स्टिल अपनी बुक्स के ले करके और अपने जो आप कर रहे हैं उसी चीज़ में आप लीन हैं, तो उसे ही एक रियल स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगी ऑब्वियसली, ठीक है। सो ठीक है, एंड देखते हैं नेक्स्ट। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, जो नाइब सूबेदार थे, ओके, तो ये जो नाइब सूबेदार, ठीक है, फाइन। सो नाइब सूबेदार जो थे ये इनको नॉमिनेट किया गया था बाय कंपनी ने इनको नॉमिनेट किया एंड इनको रिमूव किया जा सकता था विद देयर कंसेंट ओनली, ठीक है। अब जो नाइब सूबेदार को नॉमिनेट किया कंपनी ने और इनको रिमूव भी कंपनी के कंसेंट से ही किया जा सकता था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के इन्हें बिठाया गया इस पोजीशन पे। दीवानी राइट्स को लेकर के क्या हुआ कि राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, यहाँ पे इस चीज़ को जो दीवानी राइट्स थी, ठीक है, इसको किसने ले लिया, ब्रिटिश ने ले लिया, ठीक है। सो दीवानी राइट्स को किसने ले लिया, ब्रिटिश ने ले लिया। अब सेटलमेंट विद द नवाब ऑफ अवध क्या हुआ कि अब अवध के साथ क्या सेटलमेंट हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने कंक्लूड किया कि फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लखनऊ किया नवाब अवध को लेकर के, ठीक है। सो अवध के नवाब के साथ सेटलमेंट क्या किया कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लखनऊ सूजा-उद-दौला के साथ किया। तो जो सूजा-उद-दौला थे हमें पता है कि ये अवध के नवाब थे। तो ये जो इन्होंने फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लखनऊ किया, ठीक है। सो उसके साथ इन्होंने FIR
FIRST फर्स्ट ट्रिटी किया, ट्रिटी ऑफ व्हाट, ट्रिटी ऑफ दी लखनऊ किया, ठीक है, ट्रिटी ऑफ लखनऊ किया। सो ओके, सी इन्होंने यहाँ पे इसके साथ ट्रिटी ऑफ लखनऊ किया शुजा-उद-दौला के साथ, वो भी कब किया, 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765, ओके, यहाँ पे 16 अगस्त 1765, 1764 में वॉर हुआ और 1765 में यहाँ पे क्या कर लिया इन्होंने, ट्रिटी ऑफ लखनऊ किया विद शुजा-उद-दौला। लखनऊ आज के टाइम पे तो यूपी में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि उस टाइम पे देखो इसका कनेक्शन अवध से कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत बहुत वास्ट थी ना, इसलिए। एंड अब यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ट्रिटी ऑफ जब इन्होंने किया, मतलब उस टाइम पे ऐसा नहीं था ना, सब अलग अलग नहीं था। अब आजकल आज छोटे छोटे रीजन में बट गया है, बट उस टाइम में पूरा बहुत ही बड़ा बड़ा रहता था ना एम्पायर की तरह, इसलिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंक्लूड किया फर्स्ट ट्रिटी ऑफ लखनऊ विद द शुजा-उद-दौला। अब क्या होता है फर्स्ट ट्रिटी ऑफ दूसरा एक और कर लेते हैं, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद भी कर लेते हैं। अब इसमें यह होता है फर्स्ट ट्रिटी ऑफ लखनऊ किया, देन फर्स्ट ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद भी किया। ये दोनों को ही फर्स्ट बोला जा रहा है क्योंकि टाइम पीरियड सेम है दोनों का ही टाइम पीरियड सेम है, 16 अगस्त 1765, ठीक है, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रिटी ऑफ लखनऊ। अब मैं कहता हूँ दोनों ही नवाब ऑफ अवध से रिलेटेड है। पहले में इसने बताया है कि क्लाइव ने कंक्लूड किया, और दूसरे में क्या है कि नवाब ऑफ अवध को जो है बोला गया कि आप जो है वॉर जो किया हमने उसके रिगार्डिंग आपको कंपनसेट करना पड़ेगा लगभग 50 लाख रुपीस, ठीक है, लगभग कितना 50 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे कंपनी को, यानी कि इंग्लिश को, ब्रिटिश कंपनी को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि नवाब जो था उसको बोला गया कि आप सरेंडर कीजिए इलाहाबाद एंड कोरा, मुग़ल एम्परर शाह आलम II को आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो इलाहाबाद था, सो मतलब इलाहाबाद का ट्रीटी इसलिए किया ताकि वो इलाहाबाद एंड बोरा का जो रीज़न था उसको सरेंडर कर सके, ठीक है, किसको सरेंडर कर सके, शाह आलम II को, एंड जो है कोरा, ठीक है, एंड कोरा। सो इस चीज़ को इन्होंने सरेंडर किया, सरेंडर करने को बोला गया शाह आलम II को, ओके, शाह आलम II को, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि शाह आलम II को ऑन कंफर्म कर दिया गया कि बलवंत सिंह जो है वो जमींदार रहेंगे बनारस टू हीज स्टेट, ठीक है। बलवंत सिंह जो है वो क्या रहेंगे कि जमींदार ऑफ बनारस रहेंगे टू हीज, जो उनका खुद का स्टेट है। अब यहाँ पे खैर ये इतना नोटेबल नहीं है, बट हाँ इस मतलब जो फैक्चुअल एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ठीक है इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बलवंत सिंह थे, बलवंत सिंह को उनके खुद का स्टेट वहाँ का ज़मींदार बनाया गया जो कि था बनारस, ठीक है। तो ज़मींदार बनाया गया बनारस का, ओके, बनारस का इनको ज़मींदार बनाया गया, फाइन। वैसे गाइस ऐसे लिखने में मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है, मतलब है बट ऐसे नहीं लिख पाते मैं ऐसे स्केल पे, बट इट्स ओके, ठीक है। मैं काफ़ी क्लियरली बोल रही हूँ तो आप लोगों को सुनाई देगा चाहे कितनी भी नॉइस हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि नवाब जो है उसको ऐसा बना दे, नवाब जो था वो उसको इस तरह से कर दिया गया कि वो एक ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ट्रीटी सब्सिडरी अलायंस को उसके साइन करना पड़ गया विद ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन दिस अब क्या होगा कि कंपनी को प्रोवाइड कर, इसमें क्या होता है कि सब्सिडरी अलायंस में नवाब वॉज मेड इनटू द ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी, ठीक है, जो कि सब्सिडरी अलायंस था। इस ट्रीटी में क्या होता सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है। सो ये जो अवध था इस सब्सिडरी अलायंस में क्या होता कि कंपनी जो है प्रोटेक्शन देती फ्रॉम आउटसाइड थ्रेट टू अवध, ये जो अवध का रीजन था उसे बाहर किसी भी खतरे से इसे बचाते। बट शर्त ये थी कि इंग्लिश मतलब इस नवाब को, इस अवध के नवाब को क्या करना पड़ता,
कि सर्विस के लिए पे करना पड़ता, जो भी सर्विस इनकी इंग्लिश के थ्रू प्रोवाइड करती है इस नवाब को, ठीक है। तो उसके लिए पे करना पड़ता, पैसे देने पड़ते किसी भी टर्म्स में, ठीक है, चाहे रीज़न हो चाहे मनी हो, ठीक है। सो फॉर द सर्विस जो कि ट्रूप्स लोग दे रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसलिए नवाब जो था अवध का, वो डिपेंडेंट हो गया इंग्लिश कंपनी पे, इस तरह से ये होता। अब यहाँ पे क्या होता है कि वाई रॉबर्ट क्लाइव डिड नॉट एनेक्स अवध, क्वेश्चन, ठीक है, कि इसने एनेक्स क्यों नहीं किया अवध को, ठीक है, सब्सिडी अलायंस के अंदर क्यों लाया। सो अगर कंपनी एनेक्स कर लेती है अवध को, सो क्या होता है कि ऑब्लिगेशन रहता कि प्रोटेक्ट करें एक्सटेंसिव लैंड फ्रंटियर को, जो कि अवध का रीजन बहुत बड़ा था, ठीक है। सो विच वॉज वल्नरेबल, जहाँ की जो कि खतरे में ऑलरेडी था कि उससे कभी भी अटैक हो सकता था, ठीक है, बाय अफगान जो कि अंडर अब्दाली थे उस टाइम पे, ठीक है। अब्दाली कभी भी उस पर अटैक कर सकता था अवध पे, या मराठा भी कभी भी उस पर अटैक कर सकते थे, ठीक है। सो इस वजह से उतने वास्ट रीजन को ये नहीं प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, ऑब्लिगेट नहीं होना चाहते थे, इस वजह से इसको सब्सिडी अलायंस के अंदर लाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइव ने इसीलिए कन्वर्ट कर दिया था अवध को एज अ फ्रेंडली बफर स्टेट बिटवीन ब्रिटिश पोजिशंस इन बंगाल एंड टेरिटरीज ऑफ द मराठा। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइव ने कन्वर्ट कर दिया था अवध को एज अ फ्रेंडली बफर स्टेट, ठीक है। आई थिंक मुझे जहाँ तक ये लगता है ना कि यहाँ पे ऐसा बोला है सब्सिडी, जो ये इसने क्वेश्चन खुद में पूछा है, तो मुझे लगता है सब्सिडी अलायंस का को ये ना एनेक्सेशन का पॉइंट नहीं समझ रहा है। अगर सब्सिडी अलायंस के तहत ये जो एक पॉलिसी थी इसके अंदर किसी स्टेट को लाया जा रहा है तो वो एनेक्सेशन नहीं कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है उठाया गया, ओके फाइन। देन क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या होता है कि सेटलमेंट के इसको बफर स्टेट की तरह छोड़ दिया था बिटवीन ब्रिटिश के जितने भी पोजीशंस थे, ठीक है, ब्रिटिश के जितने भी पोजीशंस थे उसको देखे एक तरफ बंगाल में, एंड दूसरी तरफ मराठा की जितनी भी टेरिटरी थी, ठीक है। सो उन दोनों के बीच में इसको छोड़ दिया गया था, ऐसा कि ये दीवार है इसको छोड़ देते हैं ऐसा, ठीक है, पिलर की तरह छोड़ देते, खाली रहने दो इसको, हमारे तुम्हारे बीच में दीवार, इस तरह से, तो इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि सेटलमेंट विद द मुगल एम्पर शाह आलम II क्या हुआ कि यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने कंक्लूड किया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था 1765 में मुगल एम्पर शाह आलम II के साथ किया। अब सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या होता है कि 1765 में ही अगस्त में ही क्या होता है कि शाह आलम को कंपनी के प्रोटेक्शन में ले लिया गया और उनको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरा एंड इलाहाबाद दिया गया, और एम्पर जो थे ये फोर्ट ऑफ इलाहाबाद में 6 साल तक एज अ वर्चुअल प्रिजनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के रहे, ठीक है। एक्चुअल में वहाँ पे प्रिजनर नहीं थे बट स्टिल कह सकते हैं कि प्रिजनर बन के रहे। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन रिटर एम्परर शाह आलम II ने इशू किया एक फरमान जारी किया 12 अगस्त 1765 में, जिसने ग्रांट किया दीवानी राइट्स को, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू कंपनी को, किसको, कंपनी को दे दिया, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जब किसी मतलब किसी भी इलाके का किसी भी इंसान को आप हरा देते हैं, ठीक है, उसे नेस्त नाबूद कर देते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ की सारी पावर जो होती है, चाहिए बताता, तो वहाँ का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल हो चाहे फोर्सेस को लेकर के, सारी पावर चेंजेस हो जाती है, ठीक है। अब जो गद्दी पर आया उसी के पास सारी पावर आ जाती है, तो अब वो पावर फिर से डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसीलिए ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पावर का राइट टू रेवेन्यू, कलेक्ट रेवेन्यू, ये यहाँ पे फिर से इनको दिया गया, ठीक है, इंग्लिश को दिया गया, क्योंकि अब नवाब जो दूसरे बन गए थे ना, नवाब इंसान तो अब दूसरा बन गया था, इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है सिग्निफिकेंस बैटल ऑफ बक्सर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसने कहीं ना कहीं स्टेब्लिश कर दिया था सुप्रीमेसी ओवर द रीजन बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड अवध, इन चारों स्टेट के ऊपर ब्रिटिश की सुप्रीमेसी ला दी थी। और ये बैटल जो था कहीं ना कहीं एफिशिएंसी लेकर के आया था ब्रिटिश मिलिट्री पावर का इंडिया में, उसकी एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं प्रूव किया था कि 3 रीजन के राजा मिलकर भी उनकी बड़ी आर्मी मिलकर के भी इनसे कुछ नहीं बिगड़ पाई, शाह आलम II, मीर कासिम, ठीक है, और ये शुजा-उद-दौला, इनकी आर्मी मिलकर के भी कुछ नहीं कर पाई इंग्लिश फोर्सेस का। तो ये दिखा दिया इनका बैटल ने, प्रूव कर दिया एफिकेसी, ठीक है। अब ये क्या होता है कि थ्रू दिस वॉर ब्रिटिश की अथॉरिटी ने रियलाइज़ किया कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द इंडियन नेटिव रूलर्स का कहीं ना कहीं
इंडियन नेटिव रूलर्स का इन्होंने वीकनेस और स्ट्रेंथ जान लिया, जिसने इनका बहुत ज़्यादा आगे चल के हेल्प किया। लेटर मिलिट्री में, डिप्लोमेसी कैंपेन में, जो भी ठीक है, जो भी ये लोग कैंपेन करते, मोर्चा करते या फिर अपनी पॉलिसी लाते मिलिट्री और डिप्लोमेसी से लेकर के। अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, अब यहाँ पे जबकि ये प्लासी का कहीं ना कहीं ब्रिटिश को एक पावरफुल फैक्टर बना दिया था इन पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल में, बट जो बक्सर का वॉर हुआ इसने पावरफुल फैक्टर बना दिया इन द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। पूरे नॉर्थ इंडिया रीजन का पॉलिटिक्स में इनको इन्फ्लुएंशियल पावरफुल पर्सन बना दिया, कंपनी को या ब्रिटिश को। ठीक है, ये जो हुआ हमारा बक्सर का वॉर, तो प्लासी ने तो सिर्फ बंगाल का रीजन का शहंशाह बनाया था, बट इसने जो है बक्सर के वॉर ने ब्रिटिश को क्या बना दिया, पूरे नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स का पावरफुल पर्सन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट अ सेकेंड, ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वॉर था कहीं ना कहीं ओपन किया है एक गेट फॉर द ब्रिटिश, जो कि कंसोलिडेट कर सके एंड एक्सपांड कर सके अपना रूल इंडिया में। मतलब इतने सारे वॉर किए इन लोगों ने और अपने पावर को देख सके कि हमारी पावर इतनी बड़ी है और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझ पाए। तो अब इससे क्या हुआ कि अब वो अपनी सारे पावर्स को मतलब कंसोलिडेट किए पोजीशंस पे, जो भी टेरिटरी इन लोगों ने जीती थी, एनेक्स किया था, उसके ऊपर और ज़्यादा अपना दबदबा दिखा सके और ज़्यादा चीज़ों को कंसोलिडेट कर सके, मजबूत बना सके अपनी न्यू इंडिया में, और अपना रूल जो है एक्सपांड कर सकते थे इंडिया में। इस तरीके का इनको अपॉर्चुनिटी मिल गया। ठीक है, सो ये थी हमारे मतलब जो है बक्सर का वॉर। एंड बिफोर दैट आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि क्या हुआ था हमारे प्लासी के वॉर में। ठीक है, थोड़ा, बट हाँ, मैं प्लासी का वॉर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी। ठीक है, वो मैंने आपको जस्ट बैकग्राउंड बताया था, बट उसके बारे में इन डिटेल आई विल टेल यू। ओके, एंड इफ़ यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब गाइस, एंड टेल मी इन द कमेंट्स हाउ इट वाज। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।